कलिंग युद्ध जो सम्राट अशोक के जीवन काल में लड़ी गई सबसे बड़े और विनाशकारी युद्धों में से एक है। इस बारे में हम सभी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन क्या ये हम जानते हैं कि यह युद्ध कब हुआ था और इसके पीछे कारण क्या थे? तो अगर हम देखें तो सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में ये वर्णन मिलता है, जिसमें उन्होंने खुद लिखवाया है कि मैंने अपने शासन सत्ता संभालने के 8 साल के बाद ये युद्ध लड़ा था। यानी 261 या 262 ईसा पूर्व में ये युद्ध लड़ा गया था, जो कि आज का उड़ीसा है। जी हाँ, आज का उड़ीसा या आज का जो उड़ीसा है उसी को कलिंग कहते थे उस ज़माने में। और उस पर कब्जा करने के लिए ये युद्ध लड़ा गया था, और ये इतना विनाशकारी और लंबा युद्ध था जिसके बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। मगर कोई तो कारण रहा होगा जो इतने बड़े युद्ध के लिए सम्राट अशोक ने कमर कस ली और जो है चढ़ाई की, क्योंकि सम्राट अशोक के पास लगभग सारा हिंदुस्तान था। आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान तक की जगह थी और इधर बर्मा तक था। सिर्फ कलिंग बचा हुआ था। तो आखिर क्या बात है कि सिर्फ उस कलिंग के लिए उसने इतना बड़ा युद्ध किया? कोई तो और कारण रहा होगा सिर्फ महत्वाकांक्षा के अलावा। तो चलिए जानते हैं आज इन्हीं कुछ कारणों के बारे में। जो सबसे पहला कारण मानते हैं इतिहासकार वो ये कि कलिंग का कुछ हिस्सा, या कहीं कहीं इतिहासकार कहते हैं कि लगभग पूरा कलिंग ही जो है इससे पहले के कुछ मौर्य शासकों के अधीन था। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य से पहले जो धनानंद हुए थे वो भी एक मौर्य शासक थे, और ऐसा माना जाता है कि धनानंद के समय जो है कलिंग मगध का एक हिस्सा था। अगर पूरा नहीं तो काफ़ी हद तक जो मेजॉरिटी पार्ट था कलिंग का वो जो है मगध का हिस्सा था। फिर उसके बाद जो है वो स्वतंत्र हो गया, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने जीवन काल में कलिंग पे चढ़ाई करने की कोशिश की और उसे मगध राज में मिलाने की कोशिश की, लेकिन वो उस युद्ध में पराजित हुए। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक तरह से वह अधूरा अभियान था। उसके बाद फिर बिंदुसार जो थे वो कुछ वैसे बड़े योद्धा और राज विस्तारक नहीं माने जाते थे, इसलिए उनका कुछ वर्णन नहीं मिलता है कि उन्होंने कुछ प्रयास किया हो। लेकिन हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य अपने दादा का जो एक अभियान था उसे पूरा करने के लिए शायद अशोक ने ये कदम उठाया। जो दूसरा सबसे प्रमुख कारण माना जाता है, और ये कारण शायद ज़्यादा शक्तिशाली है जिस कारण जो है सम्राट अशोक ने ये हमला किया था, वो है व्यापार। जी हाँ, आप देख सकते हैं जैसे कि कलिंग या उड़ीसा एक समुद्र तटीय राज्य है, उस समय भी था। और जो मगध का मुख्य एक बंदरगाह था, जो पोर्ट था, वो था ताम्रलिप्ति। यानी कि आज के समय जो तमलुक पोर्ट है वेस्ट बंगाल में पड़ता है। वेस्ट बंगाल का जो दक्षिणी समुद्री किनारा है वहाँ पे आज जो तमलुक है उस समय उसे ताम्रलिप्ति कहते थे, और वही प्रमुख एक पोर्ट यानी कि बंदरगाह माना जाता था, जिससे कि दक्षिण की तरफ जो भी मगध साम्राज्य का बिजनेस होता था, जो समुद्री रास्ते से जो व्यापार होता था साउथ इंडिया या अप टू श्रीलंका या साउथ ईस्ट इंडिया के कुछ देशों से व्यापार के सबूत मिलते हैं। उसके लिए जो है तामलुक से बिल्कुल किनारे किनारे, कोस्ट लाइन के किनारे किनारे सारी जो है जो उस समय की कमर्शियल जहाज़ होती थी, कार्गो शिप्स, वो जाती थी। और उस समय की जो पुराने ज़माने की नौकाएं होती थी, माना जाता है कि वो इतनी आधुनिक नहीं थी कि वो गहरे समुद्र में या समुद्र के बीचों बीच होके जाएं। इसलिए वो बिल्कुल ही किनारे किनारे, यानी कि जो समुद्र का तट है उसके किनारे किनारे वो चलती थी। और जब समुद्र तट के किनारे किनारे जो व्यापारी नौकाएं जाती थी, वो जाहिर सी बात है कि वो कलिंग के कोस्ट लाइन यानी कलिंग तट के पास से गुजरती थी। तो इसमें ऐसे कई सारे प्रमाण मिलते हैं जब उस समय कुछ कलिंग से जुड़े हुए कुछ लोग उस व्यवधान भी डालते थे व्यापार में। उन उन व्यापारिक जहाज़ों में लूटपाट करने के भी जो है कुछ ऐसे साक्ष्य प्रमाण मिलते हैं इतिहास में। अगर सीधे तौर पे कलिंग उसमें इन्वॉल्व नहीं था, तब भी जो समुद्री लुटेरे कुछ लूटपाट करते थे उन व्यापारी जहाज़ों पे, उन्हें कलिंग में शरण मिलती थी। तो इस कारण फिर अशोक ने डिसाइड की कि कलिंग पे अधिकार करना पड़ेगा, अन्यथा जो है सबसे पहली बात जो व्यापारी कामों में यानी जो बिज़नेस में जो व्यवधान पड़ रहा था उससे जो है मगध साम्राज्य के खजाने पे असर पड़ रहा था। और मगध साम्राज्य इतना बड़ा था कि अगर वहाँ उनकी इकोनॉमी कमज़ोर हो जाए या उनका व्यापार कमज़ोर हो जाए या व्यापार में नुकसान हो जाए, तो उतने बड़े राज्य में सेना और सारी सरकारी मशीनरी को जाहिर सी बात है संभालना मुश्किल हो जाएगा। फिर राज्य बिखरने लगेगा, विद्रोह के स्वर उठने लगेंगे, और बड़े बड़े राज्य ऐसे ही टूटे थे। तो अशोक इस बात को जानते थे। यानी एक तरह से समझ लीजिए कि अगर जो पैसे की बोरी है उसमें छेद हो रखी है तो उसे बंद करना ज़रूरी था।
इसलिए जो है माना जाता है कि लगभग 264 ईसा पूर्व से ही जो है तैयारी शुरू कर दी थी सम्राट अशोक ने इस युद्ध की, और जो है अंत में आके 261 ईसा पूर्व में जो है ये युद्ध हुआ। इस बारे में भी कई इतिहासकार मानते हैं कि ये युद्ध कहाँ हुआ। जो सबसे सटीक, वैसे एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं है, लेकिन जो इतिहासकारों में जो सबसे ज़्यादा एक राय है और जो साक्ष्य प्रमाण मिलते हैं उसमें सबसे सटीक जो जगह बताई जाती है वो है भुवनेश्वर के दक्षिण में जो एक नदी है जिसका नाम है दया नदी, यानी इसी दया नदी के तट पर जो है ये युद्ध लड़ा गया था। ऐसे लगभग अधिकतर इतिहासकारों का मानना है, और इसके कुछ प्रमाण उस समय के प्राचीन इतिहास के किताबों में मिलते हैं, जो उस समय के ग्रीक और चाइना के जो हिस्टोरियन थे, जो उन्होंने कुछ लिखा है मगध साम्राज्य के बारे में। और ये माना जाता है कि उत्तर की तरफ से मगध सेना ने प्रवेश नहीं किया था कलिंग में, बल्कि वो सबसे पहले जो उनका राज ताम्लुक तक था, ताम्लुक पोर्ट तक, तो वो सीधा जो है कम से कम वो ताम्लुक पोर्ट तक मगध की सेना आई होगी, और फिर वहाँ से जो है समुद्र के किनारे किनारे जो है वो कलिंग में प्रवेश कर गई, और फाइनली जो है कलिंग के सेनाओं के साथ उसका मुकाबला हुआ इसी नदी के किनारे। और ये युद्ध जब शुरू हुआ तो प्रारंभ के युद्ध के चरणों में मगध की सेना को सफलता मिली और वो कुछ उत्तर की तरफ बढ़ गए, लेकिन मध्य कलिंग में आने के बाद ऐसा माना जाता है कि ये युद्ध लंबा खिंच गया, और इसमें जो समय लगा वो लगभग 1 साल तक ये युद्ध चलता रहा, ऐसा माना जाता है। 262 ईसा पूर्व से लेकर 261 ईसा पूर्व तक ये युद्ध चला था, और इतना लंबा ये युद्ध जाएगा सम्राट अशोक ने शायद इसकी कल्पना नहीं की, क्योंकि फिर भी मगध की सेना इतनी ज़्यादा विशाल थी और उसे युद्ध लड़ने का इतना अधिक अनुभव था कि वो अंततः युद्ध जीत गई। लेकिन यह युद्ध उम्मीद से ज़्यादा लंबा खिंच गया था, और इसका जो प्रमुख कारण मानते हैं इतिहासकार वो ये था कि ऐसे बाकी प्राचीन राज्यों में होता था कि राज्य की एक सेना होती थी, चाहे उसमें 50,000 लोग हों, 1 लाख लोग हैं, जो भी हो, वो लड़ेगी। अगर वो हार जाएगी तो फिर उसके बाद कहीं कोई रेजिस्टेंस, कोई रुकावट नहीं, राज्य पर कब्जा होना तय है। लेकिन कलिंग में उस समय कुछ ऐसा सिस्टम था कि जैसे कि कलिंग की सेना जहां हार रही थी या जो मारे जा रहे थे कलिंग के सैनिक, उसी तेज़ी के साथ जो है आम जनसंख्या से लोगों को सेना में भर्ती किया जा रहा था और उन्हें प्रशिक्षित करके फिर युद्ध के मैदान में भेजा जा रहा था। जैसे आजकल होता है, अगर सेना की क्षति होती है तो उसकी सप्लाई पूरे पॉपुलेशन से रिक्रूटमेंट करके, ट्रेनिंग करके फिर फ्रंट पे भेजा जाता है। इस कारण जो है ये युद्ध इतना लंबा चला, और इसमें मानते हैं कि अंत आते आते लगभग 1 लाख लोग मारे गए, और उन लाशों के पहाड़ को देखने के बाद शायद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, और उन्होंने कहा कि मेरा राज्य तो इतना बड़ा है कि अब इसमें और खून खराबा करने की ज़रूरत नहीं है, और एक तरह से पूरा इंडिया का मैप ही कंप्लीट हो गया था। इंडिया तो क्या, पूरा जो है आज के समय का जो पाकिस्तान है, ईरान है, अफ़गानिस्तान से लेके रशिया के बॉर्डर तक जो है पूरा क्षेत्र सम्राट अशोक के अधीन आ गया था। ईस्ट में देखें तो बर्मा तक का एरिया उनके पास था, साउथ में लगभग तमिलनाडु के बॉर्डर तक उनके राज का विस्तार हो गया था। और इसके बाद जो धर्म विजय का पॉलिसी अपनाया अशोक ने, जिसमें कि वो दिल जीतने के अभियान पे चलते थे, तो ऐसा ही माना जाता है कि दक्षिण की तरफ काफ़ी जो है जो बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज और जो बुद्धिस्ट एक्सपीडिशन भेजे गए, उससे भी बहुत सारे राज्य जो है मगध के मित्र राज्य बने और मगध की सीमाएं बढ़ती गई। इस सारा जो है कलिंग के बाद जो भी कुछ क्षेत्र मगध के साथ शामिल हुआ मित्र राष्ट्र के रूप में, वो कभी अशोक ने लड़ाई करके उन्हें नहीं जीता था। तो ये थी कहानी एक कलिंग युद्ध के पीछे के कारणों की। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ इसे लाइक करके ज़रूर बताइए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, और बताइए कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, क्योंकि भारत का इतिहास इतना बड़ा है जिसका कोई अंत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बातें नई पुरानी देखने के लिए। मिलता है फिर बहुत जल्दी किसी और टॉपिक। बहुत बहुत धन्यवाद।